मूवी के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक वेडिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर इस वेडिंग की होस्ट सभी को अनाउंस करने वाली है कि 3 मिनट्स में वेडिंग शुरू हो जाएगी। तो सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। यहाँ पर हम वेडिंग की ब्राइड को देखते हैं, जिसका नाम शाह होता है। एंड शाह यहाँ पर अपने ग्रूम का यानी कि जी का वेट कर रही होती है। यहाँ पर शाह की फ्रेंड उसे पूछती है कि वेडिंग का समय आ गया है, लेकिन अभी तक जी यहाँ पर आए नहीं, आखिर कुछ बात हो गई है क्या? तो वह यहाँ पर शाह कहने लगते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली उसे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ा, तो उसे दोनों चीज़ें साथ में हैंडल करनी पड़ रही है। फिर यहाँ पर उसके फ्रेंड्स जी का साइड लेकर कहने लगते कि हाँ, हमारा दोस्त शुरुआत से ही बहुत मेहनतीदा है, वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी बिजनेस लाइफ को भी इक्वली ट्रीट करता है। दूसरा यहाँ पर शाह अपने रिंग को देखकर सोचने लगती है कि यहाँ पर बैठे सभी मेरे फ्रेंड्स को पता है कि 5 साल से मेरे और जी के बीच में क्या चल रहा है, और मैं जी के लिए कब से वेट कर रही हूँ इसे दिन का, ताकि मैं आकर उस साथ शादी कर लूँ। लेकिन यहाँ पर तो स्टोरी कुछ और ही है, जहाँ पर इनमें से किसी को भी सच्चाई के बारे में नहीं पता होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है कि आखिर जी का दिल किस पे लगा हुआ है। दूसरा यहाँ पर जी के फ्रेंड शाह की रिंग को नोटिस करने लगता है। एंड यहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है कि ये रिंग मुझे कुछ देखे देखे से लग रही है। एंड उसका दूसरा फ्रेंड यहाँ पर उसका मुंह बंद करा देता है। न जाने ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई तो सीक्रेट पता हो। एंड इतने में यहाँ पर जी की एंट्री हो जाती है, और तो यहाँ पर जी शीन के साथ में आता है। तो फिर यहाँ पर शाह की फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। एंड यहाँ पर मैंने कहने लगती है कि क्या यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम था? तो जी कहता है कि हाँ, एक्चुअली शीन बहुत समय बाद चाइना में वापस आई है, तो मैं बस उसे पिक करने गया था। मीने उसे कहते कि तुम क्या थोड़े से पागल हो गए हो, आज तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ पर शीन को एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए गए थे। और तो यहाँ पर शीन बोले बने का नाटक शुरू कर देती है और कहते कि माफ करना, यहाँ पर तुम लोग जी को कुछ मत कहो, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। एक्चुअली जब मैं यूएस में थी तब मेरी सर्जरी हुई थी, इस वजह से ही थोड़ा टेंशन में था, इसलिए सोचा उसने कि मैं खुद ब खुद आकर मुझे पिक कर लूंगा, इस वजह से। इसके बाद यहाँ पर वो अपनी सीट बनाकर बैठ जाता है, जहाँ पर शाओ शीन को देखकर कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो फिर वहां से उठकर वो बहाना मारकर जाने लगती है। यहाँ पर जैसे ही वो जाती है, उसका फ्रेंड जिसे पूछने लगता है कि तुम्हें पता है शाओ के हाथ में जो रिंग थी, क्या वो वही रिंग है जो 5 साल पहले तुमने कैजुअली लेती थी? तो फिर यहाँ पर शाओ की बातें सुन रही होती है, जहाँ पर ये कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा, वो रिंग मैंने 5 साल पहले कैजुअली ही ली थी, और अब मैं क्या करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है एक वेडिंग रिंग ढूंढने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर यहाँ पर शीन जी से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता इस चीज की वजह से यहाँ पर शाओ को बुरा लगेगा? लेकिन यहाँ पर जी शाओ की तरफ देखकर कहने लगता है कि बुरा और इसे लगेगा, इसकी हिम्मत ही नहीं है कि यहाँ पर मेरा कोई किया हुआ चीज को उसे बुरा लग सके। यहाँ पर शाओ अपने गुस्से को बहुत ज्यादा ही कंट्रोल करने लगती है। दूसरे यहाँ पर शीन जी के साथ ऐसे बिहेव किए जा रही है जैसे वही जी की गर्लफ्रेंड हो, और तो उसी के साथ उसकी शादी होने वाली है। यहाँ पर बाद में शाओ चली जाती है अपने वेडिंग रूम के अंदर, जहाँ पर वो अपने बारे में सोचने लगती है और कहने लगती है कि ना जाने में इतनी अपसेट और इतनी दुखी आत्मा कब से बनने लगी। फिर हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हम शाओ को देखते हैं और जी को। एंड जी यहाँ पर शाओ से कहता है कि तुम्हारी मॉम का जो 5 लाख का बिल है वो मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर स्टाफ शाओ से कहने लगती है कि मैंने आपकी ड्रेस का सेटअप कर दिया और आप अभी परफेक्ट लग रही हो, और शादी कुछ समय में शुरू होने वाली है, तो फिर आपको यहाँ से जाना चाहिए। फिर यहाँ पर शाओ जाते जाते सोचने लगती है कि न जाने में 5 इयर्स तक कैसे टिक गई, हो सकता है कि हमारे रिलेशनशिप में शुरुआत से ही कोई प्रॉब्लम हो, शायद से ये सिर्फ मेरा दिल कह रहा है, लेकिन आज मुझे इसका कंफर्मेशन करना ही पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर शाओ आ जाती है स्टेज पे, जहाँ पर लीन भी उसके साथ होता है। एंड यहाँ पर सभी लोग उन दोनों को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर शीन उन दोनों की तरफ देखकर कहने लगती है कि इतनी आसानी से मैं नहीं होने दूंगी कि जी तुम्हारा हो जाए, जी अगर किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो सकता है। एंड यहाँ पर होस्ट उन्हें कांग्रेचुलेशन कर ही रही थी कि इतने में यहाँ पर शीन पे होश होने का नाटक करके जैसे ही गिर जाती है, और तो फिर यहाँ पर जी भी शौक हो जाता है, जहाँ पर वह डर के मारे सीधा उसकी तरफ ही चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे ढाकर ले जाने लगता है, तो शौक कहती है सचमुच तुम यहाँ से जाना चाहते हो, और तो जी उसे हाँ कह देता है। इतने में यहाँ पर मिनी आकर उसे रोकती है और कहते हैं कि तुम्हें समझ भी आ रहा तुम्हारी आज वेडिंग है और तुम यहाँ पर शौक को छोड़कर अकेले जा रहे हो। तो फिर जी कहना था कि हाँ, वो खुद ब खुद आ सकती है। इतना बोलकर वो वहाँ चला जाता है। दूसरा यहाँ पर जी के फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ पर से बात कर रहे रहते कि मुझे तो लगा था इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ तो उल्टा हो रहा है। दूसरा यहाँ पर शाओ माइक ले लेती है और सभी के सामने अनाउंस करने लगती है कि आज मेरी और जी की वेडिंग बस यहीं पर खत्म होती है, आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि शाओ ने इस वेडिंग को तोड़ दिया है। इसके बाद में यहाँ पर शाओ के असिस्टेंट का उसे मैसेज आ जाता है, जो कि कहता है कि आपने जो मुझे करने के लिए कहा था वो मैंने रेडी कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर शाओ समझ जाती है कि उसका और जी का इन फ्यूचर में कोई रिश्ता है ही नहीं, और वो घर जाकर सारे के सारे वॉलपेपर्स, फोटोज और सब कुछ निकालने लगती है। और यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि आखिर अगर हमारे बीच प्यार था ही नहीं तो ये 5 साल तक मैं उसके साथ करके आ रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर वो ये भी बता रही होती है कि मैं 20 साल थी जब से मैंने उससे प्यार किया था, और मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ उसे ही डेडिकेट कर दी थी। लेकिन मुझे अगर पता होता कि एंड में ये सब होना था
तो इसके बदले मैं पढ़ाई कर लेती और कोई अच्छी सी जॉब और उसके बाद में बिजनेस। फिर यहाँ पर वो चली जाती है फ्रिज के पास में जहाँ पर कई सारे हार्ट शेप के स्टिकी नोट्स बनाए हुए थे एंड यहाँ पर वो पास की बातों को याद करने लगती है जहाँ पर बड़े प्यार से उन दोनों ने मिलकर उस स्टिकी नोट्स को बनाया था। लेकिन यहाँ पर ये प्यार सिर्फ एक दिखावा ही होता है। इसके बाद में यहाँ पर शाह समझ जाती है कि अच्छा हुआ मुझे 5 साल पे ही पता चल गया। साथ साथ यहाँ पर वो उसकी फोटोज को भी डस्टबिन के अंदर डाल देती है और अपने आप को कंसोल करते हुए कहती है कि बस 5 साल ही हुए थे, 50 साल नहीं। अभी भी वक्त है जहाँ पर मैं चीजों को खत्म कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो कॉल लगा लेती है चांद को। फिर यहाँ पर चांद को वो डाइवोर्स पेपर रेडी करने के लिए कहती है। यहाँ पर चांद भी कंफ्यूज हो जाता है तो फिर शाह से सब कुछ बता देती है एंड चांद कहता है कि ठीक है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि वो डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए रेडी हो जाए। इसके बाद में यहाँ पर चांद अपने असिस्टेंट को सारे एग्रीमेंट्स को रेडी करने के लिए कहता है और तो हम यहाँ पर उसके एक डेस्क पर एक फोटो को देखते हैं जिसके अंदर चांद और शाह होती है। एंड यहाँ पर चांद ठान लेता है कि अब बस बहुत हो गया, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोने नहीं वाला हूँ, इस बार मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चांद को बहुत पहले से ही शाह पर क्रश होता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर जी घर पर आ जाता है एंड स्टाफ यहाँ पर उसे वार्न कर देती है कि मैडम का मूड कुछ ठीक नहीं है। जी यहाँ पर शाह के लिए केक लेकर आया होता है क्योंकि आज शाह का बर्थडे था, लेकिन शाह से कह देते कि नहीं मैंने ऑलरेडी केक खा लिया है और घर पे कर लिया है। तो जी उसे कहती है कोई बात नहीं, लेकिन ये केक मैं बहुत प्रीशियसली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और ये तुम्हारा फेवरेट केक जो है। तो यहाँ पर शाह बहुत ज्यादा नॉर्मल होना शुरू कर देती है जहाँ पर वो केक कट ही करने वाली थी कि जी के फोन में उसे एक फोटो दिखता है एंड यहाँ पर उस फोटो के अंदर शीन होती है जिसके हाथों में सेम केक था और तो और वो डुप्लीकेट केक था जहाँ पर जी ने लिखा हुआ होता है कि मेरा फेवरेट मैंगो वाला केक लाने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर शाह ये सारी चीजें देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है तो फिर वो केक को कट करती नहीं है। जी उससे पूछता है कि आखिर अब तुम्हें क्या हो गया। तो शाह यहाँ पर बहाना मारते हुए कह देते कि कुछ नहीं, मेरा बस मूड चला गया है। फिर यहाँ पर शाह उठ के जाने लगती है तो फिर जी उसे रोकता है और माफी मांगने लगता है और कहती है कल जो कुछ भी हुआ इंटरेस्टिंग थॉट्स है मेरे, हम चाहे तो इस चीज को वापस से नॉर्मल कर सकते हैं, मुझे बस कुछ समय दो। और हाँ आज मैं फ्री हूँ तो तुम जो चाहो मैं करने के लिए रेडी हूँ और अगर कोई तुम्हारी विश है तो वो मैं पूरी कर दूंगा। फिर यहाँ पर शाह एक एग्रीमेंट को निकालती है और उसे कहती है कि इस विला की ओनरशिप को मुझे दे दो एंड यहाँ पर जी उस एग्रीमेंट को बिना पढ़े साइन कर देता है। शाह से पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एग्रीमेंट को पढ़कर साइन करना चाहिए था, अगर वो डाइवोर्स पेपर्स होते तो। जी कहता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो एंड यहाँ पर वो शाह को किस करने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर शाह अपना फेस दूसरी ओर कर लेती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे नेक्स्ट वेडिंग का डेट देती है और कहते हैं कि 1 अक्टूबर हम उस दिन को अपनी वेडिंग कंटिन्यू करेंगे। तो फिर यहाँ पर जी भी रेडी हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जी को कॉल आ जाता है शीन का जहाँ पर शीन एकदम बच्चे की आवाज में से बात करने लगती है एंड कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ये हो चुका है तो क्या प्लीज तुम हॉस्पिटल आ सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है। एंड यहाँ पर शाह तो बिना समझे सोचे समझ जाती है कि ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि शीन का है। तो वो उसे कहते हैं कि ठीक है तुम हॉस्पिटल जा सकते हो, ऐसे भी मेरे बर्थडे का क्या है, वो हर साल आता है, हम किसी और दिन सेलिब्रेट कर लेंगे। एंड यहाँ पर जी उसे थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है जहाँ पर शाह मन में कहने लगती है कि अब टाइम आ चुका है जहाँ पर मुझे खुद के लिए डिसीजन बनाना ही होगा। और इसे ये तक नहीं पता था कि मुझे मैंगो केक से एलर्जी है एंड यहाँ पर वो मैंगोस को ही लेकर आ गया है। इसके बाद में यहाँ पर शाह घर पर होती है जहाँ पर जी घर पर आया ही नहीं था एंड यहाँ पर 20 दिन बीत जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर शाह को जी का कॉल आ जाता है एंड जी यहाँ पर उसे कहने लगता है कि क्यों ना हम अम्यूजमेंट पार्क चले, शीन का अम्यूजमेंट पार्क जाने का बहुत ज्यादा मन है। लेकिन यहाँ पर शाह साफ साफ मना कर देती है और कहते हैं कि तुम दोनों जाकर आ सकते हो, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर शीन कहने लगती है कि प्लीज शाह चलो ना हमारे साथ, वैसे भी तुम घर पर बैठे बैठे बहुत बोर हो गई रहोगी तो फिर तुम्हें भी मजा आएगा। एंड यहाँ पर फिर शाह अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए हाँ कह देती है एंड यहाँ पर वो लोग अम्यूजमेंट पार्क के हॉन्टेड हाउस में चले जाते हैं जहाँ पर शाह को डर लग रहा था। तो जी उसे पूछने लगा तुम ठीक तो हो ना। शाह कहते हैं कि हाँ वो कल रात को मैं ठीक से सो नहीं पाई बस इस वजह से। इसके बाद में यहाँ पर शीन अपना नाटक करना शुरू कर देती है और शाह से कहते कि अरे मैं तो भूल ही गई कि तुम्हें हॉन्टेड हाउस से बहुत डर लगता है। मुझे याद है लास्ट टाइम तुम लड़के के साथ आई थी यहाँ पर तो फिर वो लड़के को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, साथ साथ तुम्हें भी। एंड यहाँ पर जी पूछने लगते कि लड़का तुम कौन सी लड़की की बात कर रहे हो। एंड यहाँ पर शीन आग में घी डालने का काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपने हॉन्टेड हाउस का सफर शुरू कर देते हैं जहाँ पर शाह को तो डर लग ही रहा था, लेकिन शीन तो ऐसा करी थी कि जैसे वो यहीं पर मर जाने वाली है। एंड वो पूरे की पूरी जी को चिपकते हुए चलती रहती है। फिर यहाँ पर घोष सामने आ जाते जो कहने लगते कि अगर तुम्हें इस हॉन्टेड हाउस से बाहर निकलना तो फिर कपल्स को किस करना पड़ेगा वरना हम तुम्हें हेल के घर की तरफ भेज देंगे। एंड यहाँ पर शीन रोते हुए कहते कि जी मुझे हेल के घर की तरफ नहीं जाना। एंड यहाँ पर वो किसी दूसरे लड़के को उसका टास्क कंप्लीट करने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन यहाँ पर जी बेशर्मों की तरह यहाँ पर शीन को ग्रैब करता है एंड शाह के सामने यहाँ पर शीन को किस करने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जी शाह को कुछ कहने वाला था कि इतने में शीन के चिल्लाने की आवाज आती है तो जी वहां से चला जाता है एंड शाह यहाँ पर सब कुछ समझने लग जाती है कि हाँ हर बार से इन दोनों ने मिलकर मुझे अबेंडन दिखी है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पर शीन जी से कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं लगता तुमने शाह के सामने मुझे किस किया तो फिर शाह को बुरा लगने लगेगा। तो फिर जी कहता है कि इसकी टेंशन मत लो, और रही बात किसी और लड़के की तो उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ तो वो किसी और लड़की को पसंद कर ही नहीं सकती है।
तो किस करने वाली बात सोचा तो बहुत दूर की है। एंड यहाँ पर शाह मन में सोचती है कि इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो कुछ ज्यादा ही ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर शाह आ जाती है तो फिर शीनू से बोलने लगती है कि आखिर तुम कैसे बाहर गई, क्या तुमने भी किसी को किस किया है? तो फिर शाह कहते कि नहीं, मैं ऐसे ही किसी को किस नहीं कर देती हूँ, मैंने गेम क्विट कर दिया तो मुझे बाहर निकाल दिया गया। फिर यहाँ से वो जाने लगती है तो जियो से एक्सप्लेन करने लगता है कि देखो अगर तुम कुछ और सोची हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे भी मुझे शीन की हेल्थ की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। एंड यहाँ पर अगर वो अंधेरे में या फिर हेल ऑफ गेट से जाती तो वो और बीमार पड़ जाती, बस इसी वजह से मैंने ये सब किया। यहाँ पर शाह से ओके कह देती है, लेकिन मन के अंदर वो यही बोल रही होती है कि अब तो मुझे इन सारी चीज़ों की आदत सी पड़ गई है, तो इन दोनों को बार बार बोल के क्या ही फर्क पड़ता है। वह यहाँ पर जी चला जाता है कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए। और यहाँ पर जैसे जी वहाँ चला जाता है यहाँ पर शीन शाह को एक रियलिटी चेक देने लगती है और कहते हैं कि देखा हमेशा जी मुझे से ही पैराटाइज करता आ रहा है और वो हमेशा मेरी ज़्यादा फिक्र करता है ना कि तुम्हारी, तो यही यूनिवर्सल साइन है जहाँ पर तुम्हें जी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करता है। एंड ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। शाह कहते हैं कि हाँ तुम बात तो सही कह रही हो, मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि जी मुझे छोड़ पाएगा? और मुझे तो लगता है कि तुम गर्ल्स फैमिली में हो कि वो तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर तुम दोनों में से किसी को चूज करना पड़े शादी वाले दिन तो वो मुझे ही चूज करेगा। एंड यहाँ पर शीनू से उल्टा सीधा बोलने लगती है और कहते कि ऐसे भी तुम्हारी 1 अक्टूबर को वेडिंग जो है, तो शाह कहते कि देखो मुझे उस वेडिंग में जाना तो है लेकिन वाइफ बनकर नहीं या फिर फियांसे बनकर नहीं, और अगर मैं यहाँ पर किसी को एक्सचेंज कर ली तो मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर वहाँ पर खड़े रहना चाहिए एज अ फियांसे और तुम उसके साथ शादी कर लेना। ऐसे भी तुम दोनों एक साथ में बड़े अच्छे लगते हो और अभी अभी तुमने तो कहा है कि जी तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है, तो यही मौका है उस पर अपना दिल जीतने का। यहाँ पर शीन उसे कहने लगती कि क्या तुम थोड़ी सी पागल हो या फिर तुम मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रही हो। शाह कहने लगती कि देखो मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तो फिर मैं तुम्हें यह मौका दे रही हूँ, ऐसे भी मुझे पता है कि तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो और तो और उस दिन वहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स मौजूद होंगे। अगर उन सभी के सामने एक बार तुम्हारी शादी हो जाती है तो फिर तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा और मुझे पता है कि तुम्हें उसके शादी करनी है, तो फिर यहाँ पर हम एक दिन से 2 निशाने लगा सकते हैं। तो शीन कहते कि ठीक है मैं तुम्हारी बात पर अग्री कर रही हूँ, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो फिर देख लेना। लेकिन शाह कहते कि टेंशन मतलब तुम्हारी शादी है और मुझे मुक्ति प्राप्त हो रही है, तो फिर मैं यहाँ पर डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। एंड इतने में यहाँ पर जी आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट से सुबह हो जाती है तो फिर जी शाह से पूछने लगता है कि मैं आजकल नोटिस कर जाओ तुम बहुत जल्दी सुबह उठ जाया करती हो, आखिर इतना जल्दी उठने का राज क्या है? तो फिर शाह कहते कि लगता है तुम भूल जाओ हमारी शादी है, तो फिर शादी की प्रिपरेशंस करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर जी कहते कि हाँ तुमने सही कहा, और हाँ मैं तो ड्रेस के बारे में बोल ही चुका था, लेकिन टेंशन मतलब रिंग और ड्रेस मैंने दोनों का दोनों ऑर्डर कर दिया है। एंड वहाँ से वो इतना बोलकर कंपनी की ओर चला जाता है जहाँ पर स्टाफ आकर उसे ड्रेस के बारे में बताने लगती है और कहती है कि ड्रेस यंग मास्टर ने आपके लिए बजाय साथ सारी ड्रेस जो है वो बिल्कुल प्योरली हैंडमेड है। यहाँ पर वो स्टाफ शाह को वो सारी ड्रेसेस ट्राई करने के लिए बोलती है, साथ साथ यहाँ पर उसे वो वेडिंग रिंग भी बताने लगती है, लेकिन यहाँ पर शाह को पता है कि इन सारी चीज़ों का कुछ मतलब ही नहीं है। एंड यहाँ पर वो स्टाफ से कहती है कि इन दोनों ड्रेस और इस वेडिंग रिंग को लेकर मैं एक मेल आईडी भेजूंगी जिसने एड्रेस लिखा होगा, तो आप वहाँ पर जाकर डिलीवर कर देना। ये बात सुनते यहाँ पर स्टाफ भी शॉक हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर शाह अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती है जहाँ पर उसे जी का कॉल आ जाता है। एंड जी यहाँ पर शाह से कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, शीन की तबीयत थोड़ी सी और बिगड़ रही है, तो फिर मुझे लगता है कि आज रात मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। शाह कहते हैं कि ठीक है, इसमें माफ़ी मांगने वाली बात कौन सी है? जी यहाँ पर शाह को कहने लगता है कि न जाने मुझे तुम क्यों बदली बदली सी लग रही हो, अगर तुम इस मैरिज से खुश नहीं हो या फिर तुम मेरे किसी रीज़न की वजह से अनहैप्पी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। एंड यहाँ पर शाह से कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस कल शादी के लिए लेट मत होना। दूर से यहाँ पर जी को शीन बुलाने लगती है एंड यहाँ पर शीन की आवाज़ सुनकर ही शाह का मूड पूरा ऑफ हो जाता है एंड यहाँ पर वो उसे गुड नाइट बोलकर फोन को कट कर देती है। और तो यहाँ पर वो मन में सोचती है कि मैं होप कर रही हूँ जी को मेरा सरप्राइज कल का अच्छा लगे उसकी नई दुल्हन के साथ में। इसके बाद यहाँ पर हम वेडिंग वाले डे पर आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इनकी वेडिंग तो कुछ दिनों पहले थी, लेकिन यहाँ पर इस लड़की जी की वजह से वेडिंग को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि न जाने वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेकर कहाँ चला गया था। इसके बाद में यहाँ पर ब्राइड की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर ब्राइड ने अपना घूंघट डाला होता है तो किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर में वो शाह नहीं बल्कि शीन है। और यहाँ पर शीन बहुत खुश थी क्योंकि उसका सपना था जी के साथ शादी करने का। और यहाँ पर जी उसे नीचे लेने के लिए आ जाता है जहाँ पर जी को वो दिन याद आने लगता है जहाँ पर वो दोनों ने जाकर अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया था। तो यहाँ पर से वो उसे लेकर ऊपर जाने लगता है। दूसरे हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी डायरी और डाइवोर्स पेपर्स एक ड्रॉवर के अंदर डाल के जाने लगती है। साथ साथ यहाँ पर वो एक स्टिकी नोट में भी लिखती है कि मैं चाह रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए अब हम दोनों के रास्ते एकदम अलग हो जाएंगे। फिर यहाँ से वो जाती है तो दूसरे हम यहाँ पर वेडिंग सीन को देखते हैं जहाँ पर उस उन दोनों को 7 जन्मों की कसम खिलवाते हैं। तो फिर यहाँ पर जी भी उसके 7 जन्म तक साथ देने का वादा करता है, साथ ही साथ यहाँ पर शीन भी करती है, लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं होता कि वो शाह नहीं बल्कि शीन है। इसके बाद में यहाँ पर किसिंग सीन का टाइम आता है
जहाँ पर जैसे ही जी उसका घूंघट उठाने जाता है, यहाँ पर शीन उसे रोक देती है और जी को लग रहा था कि शायद से शायद नर्वस है, तो उसे घबराने से मना करता है। एंड जैसे ही वो उसका घूंघट उठाता है, यहाँ पर वो शीन को देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और शाओ कहाँ पर चली गई। शीन उसे पूछती है कि क्या सचमुच तुम्हें शाओ के साथ शादी करनी थी। एंड यहाँ पर सभी के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर शाओ के बदले यहाँ पर शीन क्या कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों को ये लग रहा होता है कि लगता है शाओ ने कुछ ज्यादा ही मेकअप कर रखा है, इस वजह से हम उसे पहचान नहीं पा रहे। एंड यहाँ पर जी की मॉम होती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से कल जी का न्यूज़पेपर में नाम भी आ सकता है। यहाँ पर मैं शाओ यानी कि शीन से बोलने लगती है कि देखो, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ से वो जाने लगती, लेकिन जी उसे रोकता है। शीन को लग रहा होता है कि देखा, वो मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर रीजन तो कुछ और ही होता है। जी से कहने लगता है कि देखो, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाती हो तो फिर कल मेरा नाम न्यूज़ की हेडलाइंस पर होगा, जहाँ पर सभी लोग मुझे एक बिट्रेयल के नाम पर बोलने लगेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी को कुछ नुकसान पहुंचे। एंड यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो फ्लावर के बुके को फेंक देती है एंड कहती है कि सच में तुम्हें सच में शाओ के साथ शादी करनी थी, एंड यहाँ पर तुम अभी भी उसकी ही फिक्र किए जा रहे हो। यहाँ पर सभी लोगों को गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो नहीं लगता कि वो शाओ नहीं बल्कि कोई और ही लड़की है, और यहाँ पर तो शाओ ब्राइट थी ना, तो ये लड़की कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर यहाँ पर जी सभी से माफी मांगने लगता है एंड कहते कि मुझे माफ कर देना, मैं वेडिंग अभी के अभी यहाँ पर कैंसिल कर जाऊँ, एक्चुअली यहाँ पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था। फिर बाद में यहाँ पर शीरो से कहने लगते कि मिसकम्युनिकेशन, क्या तुम सचमुच उस शाओ से प्यार करते हो, और शुरुआत से ही तुम हमेशा उसके ऊपर मुझे चूज करता हो, हमेशा तुम दोनों के बीच में किसी को चूज करने कहा गया तो तुमने मुझे चूज किया, लेकिन आज वेडिंग वाले दिन तुम शाओ को चूज कर रहे हो। एंड यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही रोने लगती है, जहाँ पर आए हुए गेस्ट को भी गुस्सा आने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। साथ साथ यहाँ पर कुछ गेस्ट भी होते हैं जो कि यहाँ पर उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। एंड इस बार जी की मम्मा को ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती एंड यहाँ पर वो ऊपर चली जाती है शीन के पास में और उसे जाती है यहाँ पर थप्पड़ मारने लगती है। शीन उसे कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं बुरी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे प्यार को आप लोग शक कर सको। यहाँ पर उसकी मम बोलने लगती है कि अपना मुंह बंद रखो, पैसे मांगते टाइम में तुम्हें शर्म नहीं आई। जी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि पैसे। एंड यहाँ पर शीन ट्राई करती है कि वो आंटी अपना मुंह न खोले, और यहाँ पर उसकी मम्मा जी को बताने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है ये अब्रॉड वहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए गई थी, इसने मुझसे 5 मिलियन दिए थे, और तो तुम्हें पता है मैंने से कहा था या तो तुम्हें चूज करे या फिर 5 मिलियन को, और इस लड़की ने पैसे को चूज किया और वो सारे पैसे लेकर यहाँ पे अब्रॉड बात चुकी थी। तो फिर यहाँ पर शीन कहते कि जी मैं तुम्हें ये सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मी कहने लगती है कि झूठ बोलने की कोशिश जरा से भी मत करना, क्योंकि उस दिन सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था और वो फुटेज अभी भी मेरे पास फोन पे है। तुम अगर जरा सा भी झूठ बोलेगी तो सभी को मैं फुटेज दिखा दूंगी जिसमें ऑडियो में भी साफ साफ सब कुछ सुनाई दे रहा है। पर यहाँ पर शीन से एक्सप्लेन करने लगती है, जहाँ पर जी को शीन के ऊपर गुस्सा आने लगता है एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मैं क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट लगता हूँ जहाँ पर तुमने मुझे पैसे से खरीद लिया। एंड यहाँ पर वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन शीन यहाँ पर उसे कहती है कि देखो मैं वापस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तो आई हूँ। एंड वो आंटी कहती है कि अच्छा इसका मतलब कि तुम जी के लिए वापस आई हो, तो एक काम करो सबसे पहले मुझे मेरे 5 मिलियन वापस दे दो। एंड फिर यहाँ पर शीन कुछ बोल नहीं पाती, तो वो आंटी कहती कि देखा इसके पैसे खत्म हो गए होंगे, इसलिए यहाँ पर वापस से पैसे छीनने के लिए और हड़पने के लिए यहाँ पर तुम्हारे पास आई है। फिर बाद में यहाँ पर जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो सभी गार्ड से कह देता है कि इस लड़की को अभी यहाँ से लेकर चले जाओ, जहाँ पर गार्ड यहाँ पर शीन को खींचते हुए वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्टेज पर असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर जी उसे पूछता है कि आखिर मैडम कहाँ चली गई। तो फिर असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि पता नहीं, लेकिन मैडम का सारा सामान घर से निकल चुका है एंड मुझे लगता है कि शायद से वो घर छोड़कर जा चुकी है। वो यहाँ पर जी उसे कॉल लगाने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ पर शाओ का फोन बंद आता है। तो फिर वो उसे वॉइस नोट भेज देता है और कहने लगता है कि तुम क्या 3 साल की छोटी सी बच्ची हो जो शादी को एक मजाक समझ के रखा है। इतने में यहाँ पर उसके फ्रेंड्स ऊपर आ जाते हैं, तो उसे पूछने लगती कि क्या हुआ, आखिर तुम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जी उन्हें कुछ कहता नहीं है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाओ किसी भी हालत में यहाँ पर शाओ को ढूंढ कर लाओ। एंड यहाँ पर शाओ बड़े मजे से शॉपिंग कर रही होती है, जहाँ पर वो उन स्टाफ को बात करते हुए सुनती है कि अरे इस जी को देखा, इस जी की ब्राइड एंड मौके पे चेंज हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर उसकी ब्राइड उसके साथ शादी करने से मना क्यों कर सकती है। अगर मैं उसकी ब्राइड होती तो मैं उससे शादी करने के लिए किसी का मर्डर भी कर सकती। दूसरा यहाँ पर शॉन की बातों को सुनकर मन ही मन हंसने लगती है। फिर यहाँ पर उसे एक ड्रेस पसंद आती है और उसे पास का सीन याद आता है जहाँ पर उसे सिमिलर ऐसी ड्रेस पसंद थी, लेकिन वो ड्रेस जी उसे लेने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ड्रेस कुछ ज्यादा ही बॉडी रिवीलिंग होती है एंड जी नहीं चाहता था कि लोग उसकी बॉडी को देखे। लेकिन यहाँ पर इस बार वो तय कर देती है कि वो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखेगी और ना ही किसी लोगों की बात सुनने की। फिर यहाँ पर वो स्टाफ को ये ड्रेस को पैक करने के लिए कहती है एंड यहाँ पर बाद में वो शाओ उस ड्रेस को पहन लेती है, जहाँ पर शाओ का इस बार रिवेंज वाला मूड ऑन होता है एंड यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश थी। दूसरा यहाँ पर जी घर आ जाता है, तो वो स्टाफ पूछती है कि आज तो आपकी मैरिज थी, तो फिर आखिर मैडम कहाँ पर है। जी उसे बोलता है कि मैडम की बात छोड़ो, उसे जब आना होगा वो आ जाएगी, तुम जाओ और जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। फिर इसके बाद में यहाँ पर जी उस कैलेंडर को देखता है, जहाँ पर वो समझ जाता है कि आखिर रोज हर सुबह इतना जल्दी उठकर शाओ हर बार इस कैलेंडर के पेजेस को क्यों फाड़ा करती थी। साथ साथ यहाँ पर वो लिखे हुए नोट को भी पढ़ लेता है। इतने में स्टाफ आकर यहाँ पर उसे वो चाय देने लगती है, जहाँ पर वो चाय बहुत ज्यादा कड़वी होती है। तो
तो वो स्टाफ उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, हर बार जो हर्बल टी आप पिया करती थी वो मैडम बनाया करती थी और मैंने उनसे सीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं डिट्टो उनकी जैसा बना ही नहीं पाती हूँ। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर जी बहुत थका हारा घर पर आ रहा था एंड यहाँ पर शाह बहुत सारे मेडिसिन को टेस्ट कर रही थी जिसमें हर्बल टीज भी होती है। जी उसे बताने लगता है कि रिसेंटली जो मैंने चाय पत्ती इतनी महंगी खरीदी थी उसका मेरी बॉडी पर कोई असर ही नहीं हो रहा है और मेरा सर दर्द बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ पर शाह कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसका उपाय बना रही हूँ। जी उसे कहता है कि वो सबसे एक्सपेंसिव टी के पीसेस थे और तुम्हें लगता तुम्हारे ये नुस्खे काम आएंगे। एंड शाह कहते कि मुझ पर भरोसा रखो। फिर हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर जी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है तो वो स्टाफ को वहाँ से भेज देता है। इतने में उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जिससे बता देता है कि हमने मैडम को यूनिवर्सिटी के पास में ट्रैक डाउन किया है। जी कहता है कि ठीक है, मैं अभी अभी जाकर वहाँ पर उसे देखना चाहता हूँ और उसे मिलना चाहता हूँ। और तो यहाँ पर हम शाह को देखते जो कि उसकी यूनिवर्सिटी की बाजू वाले बिल्डिंग में खड़ी थी एंड यहाँ पर वो नज़ारे को देख रही थी। इतने में चांद आता है यहाँ पर उसकी फ्रीडम के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है तो फिर शाह भी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लगती है। एंड यहाँ पर चांद से कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें एक पीसफुल जगह पर रहना है एंड यूनिवर्सिटी से ज़्यादा शांत और पीसफुल जगह और क्या ही हो सकती है। इतने कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि थान को थैंक यू प्रोफेसर बोल के चाह रहे थे। शाह यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है और उसे पूछते कि प्रोफेसर तुम तो लॉयर हो ना। शान कहता है कि हाँ पापा मैं तो लॉयर ही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये कॉलेज मुझे बार बार कॉल किए जा रही थी ताकि मैं यहाँ पर लॉ के लेक्चर्स ले सकूँ। तो शाह कहते कि अच्छा होता अगर तुम मेरे भी लेक्चर्स ले लेते तो। फिर यहाँ पर मैं चारों उसके पास की बातों को याद करने लगता है एंड कहता है कि मुझे अच्छे से याद है तुम्हारी मॉम की बीमारी की वजह से तुम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाती थी और इस वजह से तुमने पढ़ाई करना भी छोड़ दिया। दूसरा हम यहाँ पर जी को आते हुए देखते हैं जहाँ पर जी उन दोनों को बात करता हुआ देखता है एंड यहाँ पर वो गुस्से में गाड़ी रोकने के लिए कहता है एंड यहाँ पर उतर कर वो उनकी तरह जाने लगता है जहाँ पर दो लड़कियाँ होती है जो किसी को देखकर फिदाई हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इस लकी मैन की गर्लफ्रेंड कौन होगी। फिर यहाँ पर बाद में शाह को वो बोलने लगता है कि मेरे साथ अभी के अभी घर चलो और प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी हम हस्बैंड वाइफ जो है। शाह से कहते हैं कि तुम कैसे सोच सकते हो कि हम हस्बैंड वाइफ है, हमारा पहले से ही डाइवोर्स हो चुका है। लेकिन यहाँ पर वो हंसते हुए कहते हैं कि नहीं मैंने डाइवोर्स पेपर्स को साइन किया ही नहीं है। शाह से कहती है कि क्या तुम पक्का श्योर हो, जरा धीरे से और एकदम हल्की दिमाग से सोच कर देखो। फिर यहाँ पर जी को याद आने लगता है कि एक बार शाह ने उसे विला के नाम पर एक एग्रीमेंट्स को साइन करवाया था जहाँ पर शाह ने उसे कहा भी था कि लगता है तुम पढ़कर एग्रीमेंट साइन नहीं करते अगर वो डाइवोर्स पेपर्स होता तो। एंड यहाँ पर जी समझ जाता है कि वही डाइवोर्स पेपर्स था। फिर उससे वो कहता है कि ठीक है तुम यही चाहती हो ना कि मैं शीन से दूर रहूँ, आखिर शीन तुम्हारा बड़ा प्रॉब्लम है तो ठीक है अब से मैं शीन से दूर बनाए रखूंगा। एंड यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ उसे ले जाने लगता है लेकिन यहाँ पर छाने से रोकता कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम्हें उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो फिर जी बोलने लगता है कि हमारे बीच में आना बंद करो। तो शाह से कहते हैं कि छान हमारे बीच नहीं आ रहा, मैं और छान पहले से यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे थे और तुम मेरे बीच में आए हो और यही बेहतर होगा अगर तुम मुझसे दूरियां बनाए रखो। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है जहाँ पर जी भी घर पर आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देता है। स्टाफ यहाँ पर उसे इतना ड्रिंक करता देख शाह को जाती है एंड कहते हैं कि प्लीज़ आप इतना ड्रिंक मत कीजिए, ये आपकी हेल्थ को और ख़राब कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शाह पर होता है। वो यहाँ पर स्टाफ से पूछता है कि यहाँ पर मेरी और शाह की कई सारी फोटोज़ हुआ करती थी, वो सारी फोटोज़ कहाँ चली गई। वो स्टाफ कहने लगते कि वो मैडम ने तो फेंक दी थी। तो जी कहते हैं कि कुछ भी कर उन सारी फोटोज को वापस लाओ। स्टाफ यहाँ पर उसे माफी मांगते हुए कहती है कि उन्होंने वो सारी फोटोज छुपाए नहीं है बल्कि उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिए जहाँ पर वो फोटोज तो गार्बेज कलेक्टर आकर आपका ले जा चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उन फोटोज को रिकवर कर पाऊंगी। एंड इतने में यहाँ पर जी का पेट बहुत जोरों से दुखने लगता है जहाँ पर स्टाफ कॉल कर एम्बुलेंस को बुला लेती है। इसके बाद में हम यहाँ पर जी के सपने मार जाते हैं जहाँ पर शाह उसे छोड़कर जा रही थी एंड जी यहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर उसे रोक रहा था। वो यहाँ पर डर के मारे उसकी नींद खुलती है जहाँ पर वो देख लेता है शीन को और पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शीन कहती कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं शाह की तरह नहीं हो जो तुम्हें अबंडन कर देगी। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स जी से कहने लगते कि हमने शाह को कॉल लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन शाह का फोन बंद आ रहा है और आउट ऑफ रीच बता रहा है, तो मुझे लगता है उसने हम दोनों को ब्लॉक कर दिया होगा। यहाँ पर शीन चली जाती है जी के बाजू में उसे समझाने लगती कि देखो अगर कोई तुम्हारी फिक्र कर सकता तो वो मैं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करती हूँ। लेकिन यहाँ पर जी का फोकस शीन की तरफ होता ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर शाह को देखते जो अपनी मम्मा को सूप पिला रही थी एंड यहाँ पर वो उसे पूछ लगती है कि क्या तुम्हारी बीच और जी के बीच में सब कुछ ठीक है। एंड शाह उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाती और इसकी मॉम यहाँ पर कहने लगती कि मैंने सुना है कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तो फिर वापस से वो चुप्पी बनाए रखती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो अपनी मम्मा को कैसे एक्सप्लेन करेगी। और इसकी मम्मा यहाँ पर समझाने लगती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साइलेंट का आंसर मुझे मिल चुका है, तो मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ कि उसने हमारे हॉस्पिटल का 5 लाख रुपीज़ पूरा का पूरा पे किया है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी अनग्रेटफुल बनो। और मैंने सुना है कि अभी वो फिलहाल इसी हॉस्पिटल में है जहाँ पर उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। इतने में यहाँ पर शाह को कॉल आने लगता है स्टाफ का जहाँ पर वो स्टाफ उसे बोलने लगता है कि मैडम आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही है, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं सेम ही करती। लेकिन एज अ उनके स्टाफ मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जाकर एक बार उनसे फेस टू फेस बात कर लीजिए और उसके बाद सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एंड यहाँ पर शाह चली जाती है बातें करने के लिए।
शीन यहाँ पर शाह को देखकर बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शाह यहाँ पर जी को देखती है, जहाँ पर जी शीन को जाने के लिए बोलता है, साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर बहाना मारकर निकल पड़ते हैं। शाह यहाँ पर जी के लिए टिफिन लाई होती है। जी उससे बोलने लगता है कि इसका मतलब मैं क्या समझूं। शाह यहाँ पर कहती है कि मैंने सुना था तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे लंच लेकर आ जाऊँ। जी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आई हो क्योंकि तुम मेरी फिक्र करती हो। शाह कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर चीज़ें फाइनली अच्छी तरीके से एंड करना चाहती हूँ, और देखो तुम्हारे मेरे बीच में कोई सीरियस लव है ही नहीं। यहाँ पर जी से कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं ही तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ और तुम्हें शीन से प्रॉब्लम थी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पास में जो कुछ भी हुआ वो साइड से रिपीट नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर शाह से साफ साफ कह देती कि देखो ये सारी बातों का ध्यान तुम्हें पहले देना चाहिए था, अब जब सब कुछ हो चुका है तो ये सब दिखावा करके क्या मतलब है। और हाँ, मैं तुम्हें बस ये कहना चाहती हूँ कि आज जो मैं तुमसे मिलने आई हूँ वो हम दोनों का आखिरी मिलन होगा, इसके बाद ना मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मुझे देखना चाहो, और मैं यहाँ पर ही अपनी चीजें एंड कर रही हूँ। इतना बोलकर वो वहां से फिर जाने लगती है। इसके बाद यहाँ पर जी चला जाता है घर पर, जहाँ पर वो जैसे ही ड्रॉवर को ओपन करता है उसे वो एग्रीमेंट्स मिल जाते हैं, यानी कि डिवोर्स पेपर। साथ ही साथ यहाँ पर शाह एक डायरी रख कर गई थी, जिस डायरी में शाह शुरुआत से ही लिख दिया है। यहाँ पर उसके अच्छे दिन भी लिखे होते हैं, साथ साथ बुरे दिन भी। जहाँ पर अच्छे दिनों में वो सारे दिनों को वो याद करती है, जहाँ पर उसने जी के साथ में फेस्टिवल्स मनाए होते हैं। और हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर वो लोग साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर साथ साथ में वो दोनों फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे थे। साथ साथ में यहाँ पर वो लोग कई डेट्स बजाया करते थे। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर उनकी वेडिंग नाइट के बारे में भी लिखा जाता है कि शाह की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। इतने में यहाँ पर स्टाफ आ जाती है। जियो से पूछने लगता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ जो मुझे बिना कोई मौका दिए छोड़कर चली गई। स्टाफ यहाँ पर कहते कि आप मौके की बात कर रहे हैं, मैडम ने आपको कई सारे चांसेस दिए हैं, लेकिन आपने मैडम की फीलिंग्स को नजरअंदाज किया और हर बार आप उन्हें इग्नोर करती आ रहे हो। और रही बात मैडम की, तो अगर मैं मैडम की तरफ से एज अ वुमेन सोचूं तो उन्होंने सही डिसीजन बना कर लिया है। यहाँ पर जी को अपने आप से ही चैन आने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो बार में चला जाता है, जहाँ पर वो ड्रिंक किया जा रहा था। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे वो उसे रोक भी नहीं सकते। यहाँ पर शीन उससे मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर जी जैसे ही शीन की आवाज़ सुनता है वो अपने फ्रेंड से कहता है कि इस औरत से कहो कि अभी के अभी यहाँ चली जाए। शीन को यहाँ पर लगने लगता है कि बड़ा अच्छा मौका है, अभी अभी इसका दिल टूटा हुआ है, और अगर मैं इसे सिंपैथी दिखाने लगूँ और इस पर पिटी करने लगूँ और इसे अपने जाल में फंसा लूँ तो फिर ये मुझसे शादी करने के लिए तो रेडी हो ही जाएगा, क्योंकि शाह तो अब इससे शादी नहीं करने वाली है, तो इसके पास और ऑप्शंस क्या ही है। तो यहाँ पर वो चली जाती है जी को मनाने के लिए, जहाँ पर जी को अपनी फीलिंग्स बताने लगती है और शाह के खिलाफ भड़काने लगती है। जी यहाँ पर गुस्से में आकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर शीन समझने के लिए रेडी नहीं होती है। फिर यहाँ पर जी उसे उल्टा सीधा बोल देता है, जहाँ पर शीन को भी गुस्सा आता है तो वो बियर का ग्लास उठाकर सीधा उसके ऊपर ही फेंक देती है। एंड यहाँ पर वो उसे एक लास्ट वार्निंग देने लगता है और कहता है कि देखो तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो और तुम जाकर सीधा अब्रॉड चली जाओ। शीन यहाँ पर उसके सामने उसे सारी सच्चाई बता देती है कि तुम्हें क्या लगता है उस दिन वेडिंग में मैं अपनी मर्जी से आई थी? नहीं, अगर तुम्हें अच्छे से याद हो तो हम उस दिन हॉन्टेड रूम में गए थे, जहाँ पर उस दिन मेरी और शाह की बात हुई थी, और शाह ने खुद ब खुद मुझे यहाँ पर सजेशन दिया था उस वेडिंग में जाकर वाइफ बनने का, यानी कि तुम्हारे फियांसे बनने का और तुम्हारे साथ शादी करने का। ये सारी की सारी प्लानिंग उसी की थी। क्या अभी भी तुम उसके पास वापस आना चाहते हो? यहाँ पर ये समझ जाता है कि मुझे लगता है शाह की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, इस वजह से वो बेचारी ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रही थी, और उस दिन तो मैं तुम्हें किस भी किया था, ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं अभी भी उसे परस्यू कर ही रहूंगा। एंड यहाँ पर शीन बहुत रोती है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं सुनता और शाह को परस्यू करने के लिए वहां से निकल जाता है। दूसरा यहाँ पर शाह लिफ्ट में होती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद हो इसके पहले यहाँ पर जी आ जाता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो लिफ्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर शाह से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सी कहने लगता है कि मैंने सेकंड फ्लोर पर ही घर लिया है। शाह बोलने लगते कि मैं तुम्हारी हर एक चाल समझ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी बोल देना चाहती हूँ कि तुम्हें तो पता होगा मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ, इस वजह से तुमने सेकंड फ्लोर पर घर लिया है, तो प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब मत करना। इसके बाद में यहाँ पर वो चला जाता है घर के अंदर, जहाँ पर उसे सारी चीज़ों को अनपैक करना होता है। एंड यहाँ पर वो पास की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर शाह कितने एंथुसियाज्म के साथ में सारे घर को सजाया करती थी। फिर यहाँ पर से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर वो उसे कहता था कि मैं तुम्हें राइट दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर शाह उसे साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है चांद के साथ। चांद शाह से पूछने लगता है कि क्या वो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, तो तुम अगर चाहती हो तो मैं पुलिस को बता सकता हूँ, लेकिन शाह कहते कि जाने दो। चांद से कहता है कि मेरे पास बाहर स्पेन के 2 टिकट्स है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिए थे, वो असल में जा नहीं पाया और मेरे पास 2 टिकट्स थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसके साथ जाऊँ, क्या तुम चलना चाहोगी? लेकिन यहाँ पर शाह बहाने मारने लगती है। चांद कह देता है कि मुझे अच्छे से पता तुम बहाने मांग रही हो, और ठीक है मैं कन्फेस करता हूँ कि वो टिकट्स मैंने ही हम दोनों के लिए ली है, लेकिन मुझे पता नहीं कि तुम मेरे साथ चलने के लिए रेडी रहोगी या फिर नहीं। एंड शाह यहाँ पर उसे हाँ कह देती है।
इसके बाद में यहाँ पर वो स्पेन में होती है, जहाँ पर हम स्पेन में शीन को भी देखते हैं। एंड शीन का असिस्टेंट बोल रहा होता है कि कुछ ही टाइम में यहाँ पर जी भी आ जाएगा। जी यहाँ पर आके शाओ को समझाने लगता है। इतने में शीन यहाँ पर आके जी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे फोटोज निकालने में मदद करोगे। यहाँ पर जी कहता है कि शीन की बातों पर यकीन मत करो, मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें परस्यू करने के लिए। ये यहाँ पर कैसे आ गए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो शाओ कहते हैं कि नाटक करना बंद करो। इतने में छान आ जाता है, जहाँ पर शाओ छान को अपना बॉयफ्रेंड बोलने लगती है। एंड छान से कहता है कि देखो मैं बहुत ही काम इंसान हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ गुस्सा वुस्सा नहीं करने वाला, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन अगर तुमने इसे परेशान करने की कोशिश किया, जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो हाँ मैं काम इंसान हूँ, तब तक ही रहूंगा, उसके बाद में मेरा गुस्से को तुम सहन नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पर से वो दोनों चले जाते, जहाँ पर जी गुस्सा करने लगता है शीन को और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही सिखाया था कि मेरी लाइफ से बाहर निकल जाओ, तो फिर यहाँ पर तुम सारी चीज़ों को बिगाड़ने के लिए क्यों आ गई हो। शीन उसे समझाने लगती कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें क्लियरली चेक दे सकूँ कि शाओ के दिल में अब तुम बिल्कुल भी नहीं हो। अगर तुम किसी के दिल में हो तो वो मेरा दिल है और मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन यहाँ पर जी उसे चिल्लाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। शीन यहाँ पर जान लेती है मैं कुछ भी कर जी को अपना बना कर ही रहूंगी। दूर से यहाँ पर शाह माफी मांगने लगती है चांद से कि उसने उसको झूठ मूठ का बॉयफ्रेंड बनाया, लेकिन चांद यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, मुझे झूठ मूठ का ही सही, ये बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा। दूसरे यहाँ पे वो लोग स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे होते, इतने में यहाँ पर हम शीन को देखते जहाँ पर वो गुंडा को पैसे देती है। एक गुंडा यहाँ पर आकर उसके पर्स को धक्का मारकर चुरा कर भाग जाता है। जब शाह अपने पर्स को ढूंढती है तो वो नहीं ढूंढ पाती। हम छान से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, अभी मैं उस लड़की को ढूंढ कर जाता हूँ। इतने में दूसरा गुंडा आकर उसके पीछे चाकू लगा देता है और चुपचाप शाह को वहां से चलने के लिए कहता है। तो शाह यहाँ पर वो जैसा करते हैं कि बोलता है वो वैसा करिए जाती है और तो यहाँ पर शीन उसे चुप चुप के देख रही होती है। यहाँ पर वो गुंडों को शाह के पर गुस्सा आ जाता है और तो यहाँ पर उनका काम ही होता है शाह का काम यहाँ पर तमाम करने का। वो उसे चाकू मार नहीं जाता कि इतने में जिया का चाकू को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो चाकू उसके हाथों में लग जाता है। तो वो लोग जी को मारने वाले थे, लेकिन यहाँ पर शीन उसे कॉल करके कहती कि उसे कुछ मत करो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन वो गुंडे कहते कि देखो उसने हमारा फेस देख लिया और कल को जाकर उसे कन्फेस कर देता हमारी लाइफ खतरे में आ जाएगी और ये हमारे उसूलों के खिलाफ है और हमें उसे भी मारना होगा। लेकिन इतने में ही आकर छान उनकी जान बचाने लगता है, जहाँ पर जी और छान उन एक गुंडों से लड़ने लगते हैं। एंड यहाँ पर उन दोनों को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन यहाँ पर शाह का ध्यान सिर्फ और सिर्फ छान की तरफ जाता है, वो तो जी की ओर देखती भी नहीं है और छान के साथ में चली जाती है। एंड यहाँ पर जी को वो सीन याद आने लगता है जहाँ पर वेडिंग वाले दिन पर जी शाह को छोड़कर शीन को लेकर जा रहा था। एंड तब हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि अबेंडन फील होना ऐसा लगता है, मुझे लगा था कि वो चीज़ नॉर्मल थी, लेकिन आज मैं वो चीज़ फील कर पा रहा हूँ जो चीज़ शाह को उस दिन फील हुई थी। एंड यहाँ पर वो रास्ते में बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसकी नींद खुलती है और उसकी मॉम उसे मिलने के लिए आई होती है। यहाँ पर उसकी मॉम बड़ी टेंशन में होती है और वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें पता है डॉक्टर ने मुझे कहा क्या था कि अगर वो चाकू 1 सेंटीमीटर और अंदर चला जाता तो तुम्हारी जान को खतरा हो जाता, उसके बाद तुम क्या करते। यहाँ पर फिर भी जी के मन में सिर्फ और सिर्फ शाह ही चल रही होती है। जी अपनी मॉम से पूछता है कि क्या मुझे यहाँ पर शाह लेकर आई है, तो उसकी मॉम कहते कि नहीं, तो यहाँ पर तुम्हें एक अनजान व्यक्ति लेकर आया है, उसने कहा था कि तुम रास्ते पर ऐसे बेहोश पड़े थे और तुम्हारे पूरे बाहों में से खून बह रहा था और मैं ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। फिर यहाँ पर उसकी मॉम इसे कंसोल करना शुरू कर देती है और बहुत कामली उसे समझाने लगती कि देखो जो चीज़ हो गई वो पास में है, तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें उस पास को होल्ड ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर शाह को तुम्हारे पास आना होता तो वो कब पर तुम्हारे पास आ जाती, लेकिन तुमने उसके साथ सचमुच गलत किया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब और कोशिश करनी चाहिए। अब तुम्हें उस चीज़ को लेट गो करके उस चीज़ से मूव ऑन करना चाहिए ताकि वो भी अपनी लाइफ में खुश रह सके और तुम भी अपनी लाइफ में खुश रह सको। इसके बाद में हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जहाँ पर शीन अपना पूरा मास्क पहनकर कैप पहनकर चुपचाप इस कंट्री से बाहर उड़ने ही वाली थी, लेकिन मैं यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उसे मर्डर की रिपोर्ट में सीधा अंदर कर देती है। फिर हम यहाँ पर शाह को देखिए, जहाँ पर छान शाह से कहने लगता है कि आज जीत स्टार्ट हो चुका है, तो क्या तुम उससे मिलना चाहोगी। लेकिन शाह कहती कि नहीं, अगर मैं उससे मिलूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और मैं नहीं चाहती कि मैं उसे कोई छोटी सी भी होप दूँ। ऐसे भी मुझे मेरे बुक्स को उल्टा रीड करना नहीं पसंद है, लेकिन हाँ मैं मेरे बुक के चैप्टर में आगे जाना जरूर पसंद करूंगी। वही यहाँ पर छान को एक उम्मीद की किरण लिखने लगती है, जहाँ पर वो शाह को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। एंड लेकिन यहाँ पर वो बहुत नर्वस होता है, तो वो स्कूल टाइम तो उसे पसंद करता आ रहा है, वो उसे ये भी बता देता है, लेकिन उसे लगता था कि वो जी को पसंद करती है, इस वजह से वो उसे कभी बता नहीं पाया। और तो यहाँ पर शाह उसे हाँ कह देती है और कहते कि ना मैंने अभी तुम्हें कहा कि मैं अपने चैप्टर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे साथ में। इसके बाद में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर जा रही होती है। एंड यहाँ पर वो जी को देखती है, जहाँ पर जी अपना सामान पैक करवा कर दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा था। एंड यहाँ पर जी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ से जा ही रहे हो फाइनली। जी कहता है कि हाँ तुम्हें पीस जो देना है
और तुम्हारा क्या प्लान है? शाह उसे अपना प्लान बताने लगती है और कहती है कि मैं वही करना चाहती हूँ जो मैं स्कूल में करना चाहती थी, एक लॉयर बनना। तो मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगी। एंड शाह यहाँ से जाने लगती है। जियो से जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछता है, लेकिन क्या हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं ना? लेकिन शाह से कहती है कि बिल्कुल नहीं, जो हमारे बीच हुआ है हमें उसे यहीं पर अच्छी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। इतना बोलकर यहाँ पर वो अपने घर के अंदर जाने लगती है, जहाँ पर जी उसे लाइफ लॉन्ग के लिए उसकी हैप्पीनेस की विश मांगने लगता है। और यहाँ पर शाह हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए दरवाज़ा बंद कर देती है। एंड इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक्स। कृपया हमारे YouTube चैनल एशिया कोरियन शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।